हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 31 जुलाई 2021 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए। उसके बाद जो है आप खुद रियलाइज करोगे कि हमें करंट अफेयर जो में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसका प्राइस दोस्तों ऑलरेडी बहुत कम है और हम 90 से 95% तक वो करंट अफेयर कवर कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको मिलेगा। लेकिन हम ये करंट अफेयर किस तरह से कवर करेंगे, आपको मिलेगा डेली सेक्शंस। डेली में 3 तरह के सेक्शंस होंगे, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और एक होगा क्विज, जो कि आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। वीकली सेक्शन होगा, वीकली में भी 3 होंगे, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और एक होगा क्विज, जो कि आप वीकली हमारे जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। मंथली होगा, मंथली में बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको 4 मिलेंगी, जिसमें एक होगा डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर, बेस्ट 100 करंट अफेयर मिलेंगे वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक मिलेगी पॉकेट पीडीएफ जिसमें 2 लाइन 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिलेंगे ताकि आप जल्दी जल्दी में उसको रिवाइज कर सको। एक हम आपको देंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर, उसमें 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ मिलेंगे जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मतलब जिस भी टॉपिक को आप रिवाइज करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी वो आपको एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी, तो आप इन पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है तो 3 चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, एक डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट बैंकिंग और इकोनॉमी का, और तीसरा आपको मिल रहा है क्विज, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे मंथली बेसिस पे। और दोस्तों जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का, अगर वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो तो एग्जाम पीडीएफ से कर सकते हो। डिटेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर भी बताए जाएंगे जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। और अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट करंट अफेयर आपको चाहिए होंगे और हम स्टेट करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करें। और खास बात है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं, लेकिन सबके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है। ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। आपने सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करना है और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं, जिसका प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है। ऑलरेडी कम होने के बावजूद भी हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे और इस नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 31 जुलाई 2021 का करंट अफेयर। लेकिन दोस्तों एक खास बात है कि आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी नहीं है, तो हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट टू प्रमोट द बिजनेस, ताकि उस स्टेट के अंदर बिजनेस को प्रमोट किया जा सके। उस स्टेट या फिर आप उस कंट्री जैसे कि अफगानिस्तान के साथ कह सकते हो कि उनका रिलेशन जो है वो और भी इंप्रूव हो सके। और वो स्टेट दोस्तों हमारे पास कौन सी है, तेलंगाना। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तेलंगाना का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मतलब फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और एक अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट है, दोनों का ये टाई अप है ताकि दोनों तरफ से जो ट्रेड है वो अच्छा हो सके। तो इस पार्टनरशिप के थ्रू जो तेलंगाना का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो क्या करेगा, वो बिजनेस कम्युनिटी जो अफगान की है उनको कहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे लगाओ और हमारी मार्केट एसेसिबिलिटी को क्या करो, इंक्रीज करो। अफगानी जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो अफगानिस्तान के प्रोडक्ट्स हैं, वो तेलंगाना स्टेट के अंदर बेचे जा सकते हैं। इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज का लाइक इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेशन अच्छा होगा, स्टेट के साथ तो होगा ही होगा। और इससे क्या होगा, बाइलेटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज का इंप्रूव होगा। वो सिर्फ एक सेक्टर के अंदर नहीं कह सकते, बहुत से सेक्टर कह सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हो, इंफ्रा कह सकते हो, आप माइनिंग कह सकते हैं, कम्युनिकेशन कह सकते हैं, एजुकेशन, एनर्जी, जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें ट्रेड किया जा सकता है। इसका मतलब दोनों जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं वो एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों तेलंगाना के बारे में याद रखना है, तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं हमारे पास के चंद्रशेखर राव, और साथ ही साथ इसकी जो गवर्नर हैं वो तामिलिसाई सौंदरराजन हैं, याद कर सकते हो तामिलिसाई सौंदरराजन। और यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट, मुरुगावनी नेशनल पार्क, याद रखना है मुरुगावनी नेशनल पार्क। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलेगा महावीर हरीना नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, और एक आपको यहाँ पे मिलेगा केबीआर नेशनल पार्क। केबीआर का मतलब है कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। तो ये हैं आपके पास इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क तेलंगाना के। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पिक्चर से करोगे। यूनियन कैबिनेट ने एक एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया और उस एक्ट का नाम है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट
ताकि जो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेट करना है वो आसान हो सके। क्योंकि आपको पता होगा कि बजट के अंदर जो है वो निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था कि हम 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और एक जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या करने जा रहे हैं, प्राइवेट करने जा रहे हैं। क्योंकि इस बजट का लक्ष्य क्या है कि 1.75 लाख करोड़ जो है वो पैसा कहां से आ सके, डिसइन्वेस्टमेंट से आ सके। तो ये जो है वो सरकार का लक्ष्य है। तो इसका मतलब इन्होंने अमेंडमेंट कर दी है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 में, इसी के थ्रू जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बनाया गया था। और अभी इंडिया के अंदर 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आती हैं, जिसमें से एक को प्राइवेट किया जाएगा। लेकिन अभी सरकार ने ये फाइनल नहीं किया कि कौन सी एक को प्राइवेट किया जाएगा। और वो 4 कौन कौन सी हैं, लाइक आप कह सकते हो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, एक हमारे पास जो है वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, एक है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और एक है हमारे पास यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो इन चारों में से किसी एक को किया जाएगा, लेकिन अभी फाइनल नहीं किसको किया जाएगा। और 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी में से एक को प्राइवेट किया जाएगा। तो जितनी भी बातें हैं मैं सारी की सारी आपको बता चुका हूं। और रिसेंटली एलआईसी के अंदर जो है वो आईपीओ लॉन्च करने जा रहे हैं। तो एलआईपी की जो शेयर होल्डिंग कैपेसिटी वो भी इंक्रीज कर दी, ऑथराइजेशन कैपिटल जो 25,000 करोड़ कर दी गई है, तो काफी बढ़ा दिया गया है उसको। और एलआईसी का आईपीओ भी निकाला जा रहा है। एलआईसी के चेयरमैन की पोस्ट को भी जो खत्म कर दिया, एमडी और सीईओ कहना स्टार्ट कर दिया है। तो मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो चेंज हो रही हैं बिकॉज ऑफ कि हम जो है वो किसकी तरफ जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो अभी आपको पता होगा कि हमने एक और भी ऑर्गेनाइजेशन को लाइक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को भी सरकार क्या कर रही है, जो है वो उसमें पूरा स्टेक जो है वो प्राइवेटाइज कर रही है। 52% से मतलब 53% ऑलमोस्ट जो है वो शेयर क्या करेंगे, उसमें सेल कर देंगे। तो अपने याद रखना है जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड, जो कि एलआईसी के आप कह सकते हो कि जो कार्ड्स हैं वो प्रोवाइड करती है, तो उसकी की आप कह सकते हो 100% जो है वो फुली सब्सिडरी कंपनी है। किसके साथ, कौन से बैंक के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है, और 2 नए कार्ड वेरिएंट्स लॉन्च करेंगे एलआईसी के। और एक तो रुपए के साथ इन्होंने टाई अप किया है और एक बैंक के साथ इन्होंने टाइप किया। और मैं आपको हिंट देता हूं, इन्होंने पहले जो शगुन कार्ड्स लॉन्च किए थे, जो गिफ्ट कार्ड लॉन्च किए थे, वो भी उसी बैंक और रुपए के साथ ही किए थे। और ये बैंक कौन सा दोस्तों, आईडीबीआई बैंक है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो आप देख सकते हो एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड ने आईडीबीआई बैंक के साथ मिलकर 2 रुपए क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च करने का फैसला कर लिया। एक का नाम है ल्यूमिन या आप कह सकते हो ल्यूमिनी, और एक का नाम है एक्लेट। तो ये दोनों क्रेडिट कार्ड होंगे जो कि सबसे पहले आप कह सकते हो कि किसको दिए जाएंगे, ये सबसे पहले एलआईसी के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, जो एलआईसी के एजेंट्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको दिए जाएंगे। तो दोनों के नाम याद रखने, ये पूछा जा सकता है कि एक्लेट और ल्यूमिन नाम से जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो आपको बैंक पूछा जा सकता है तो आईडीबीआई बैंक लगा देना। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाएगी तो एलआईसी सीएसएल या कार्ड सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से ये किया गया है। और दोनों कार्ड्स जो होंगे उनकी वैलिडिटी 4 साल की होगी। और उसमें अगर आप कोई पैसा यूज करते हो तो उसमें आपको 48 डेज तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स में ऑलरेडी होता है कि उसमें अगर आप विद इन टाइम लिमिट जो है पैसा दे देते हो तो उसमें आपको कोई इंटरेस्ट जो है वो नहीं देना पड़ेगा। और इसमें बहुत तरह के इंश्योरेंस कवरेज जो है वो शामिल किया गया, जैसे एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, परमानेंट डिसेबिलिटी, ये सारे इंश्योरेंस इसमें कवर किए गए हैं। और अगर आपकी कोई पेमेंट 3,000 रुपए से ज्यादा है, उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। ये भी फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे दी गई है। तो एलआईसी के बारे में आपने खास तौर से याद रखना है कि रिसेंटली इन्होंने आईडीबीआई बैंक के साथ भी एक टाई अप किया था, मैं पहले ही बता चुका हूं। शगुन कॉन्टेक्टलेस प्रीपेड एलआईसी गिफ्ट कार्ड जो है उन्होंने लॉन्च किया था, वो भी आईडीबीआई और रुपए के साथ मिलकर किया था। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो कि आईडीबीआई के साथ 3 कार्ड जो है वो लॉन्च किए हैं। एक शगुन कार्ड लॉन्च किया है, एक जो है वो ल्यूमिन कार्ड लॉन्च किया है, एक एक्लेट लॉन्च किया, और ये भी रुपए के साथ मिलकर लॉन्च किया है। और एलआईसी कार्ड जो है वो एलआईसी की फुली ओन्ड 100% फुली ओन्ड सब्सिडरी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which state has signed a MOU with GeoEmbibe to offer artificial intelligence based learning for the students? GeoEmbibe रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक आप कह सकते हो वेंचर है, एक यूनिट है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करेंगे स्टेट के स्टूडेंट्स को। 6ठी क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स को ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएंगे। और ये स्टेट हमारे पास कौन सी है दोस्तों, गोवा है। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो आप देख सकते हो GeoEmbibe जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ही एक यूनिट है। और इवन इसके अंदर जो है वो क्लास 6ठी से लेके 12वीं तक के बच्चों को एक पोर्टल के थ्रू जो है वो सब्जेक्ट्स, मैथ, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने जो है वो आसान करवाए जाएंगे, ताकि बच्चे घर पे बैठ के एजुकेशन ले सकते हैं। कल को तीसरी वेव आती है तो उनको और आसानी होगी। और गोवा ने जो है वो एक और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, कौन सी कंपनी के पास, एडुइस फन के साथ, एडुइस फन टेक्नोलॉजीज के साथ, जिनकी एक एप्लीकेशन है स्टेप एप्लीकेशन,
जो कि एक गेमिफाइड डिजिटल लर्निंग एप्लीकेशन है, जो कि गेमिंग मोड में आपको लर्निंग एक्टिविटी सिखाएगी 6ठी से लेकर 12वीं तक। और इन दोनों में एक खास बात है दोस्तों कि ये दोनों प्लेटफॉर्म जो हैं वो स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब ये गेमिफाइड डिजिटल लर्निंग एप्लीकेशन भी फुल असेस इसका फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये जो मैथमेटिक्स और साइंस या और सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे ये जियो एम्बाइब के थ्रू ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये जो हमारा एकेडमिक ईयर है 2020-21 का, उससे ही ये लागू हो जाता है। प्रोग्राम जो है वो इंप्लीमेंट हो चुके हैं, 2021-22 के लिए भी कर दिया है, 20-21 के लिए तो ऑलरेडी था ही था। और दोस्तों गोवा के बारे में खास तौर से याद रखोगे, जो गवर्नर हैं वो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं PS श्रीधरन पिल्लाई, याद रखोगे नाम, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भगत सिंह किशोरी जी तो एडिशनल चार्ज था उनका, अदरवाइज वो महाराष्ट्र के थे। और चीफ मिनिस्टर आपको बताइए प्रमोद सावंत जी। लेकिन यहाँ पे नेशनल पार्क याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलम नेशनल पार्क, और एक आपको मिलेगा भगवान महावीर नेशनल पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। इंडिया और कौन सी कंट्री जो है वो मिलके एक एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है या एक एनुअल फोरम जो है वो होस्ट करेंगी, और उस फोरम का नाम है 4th एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम, मतलब 4थी बार वो हो रहा है। एनुअल फोरम है, हर साल होता है, इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम है, इंडो पैसिफिक एरिया के लिए होता है। तो एक तो इंडिया तो करेगा ही करेगा, साथ में कौन सी कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो आप देख सकते हो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक वर्चुअली इसको को होस्ट करेंगे, और वो फोरम का नाम क्या है, इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम, और ये होगा कब, अक्टूबर में। ये सिर्फ 2 दिन का इवेंट है दोस्तों, 28 और 29 अक्टूबर को होगा। और इसको स्पॉन्सर कौन कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी, और भी कई पार्टनर्स हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, ये आप याद रख सकते हो। और दोस्तों इसमें मेन डिस्कशन जो है वो 3 मुद्दों पे ही होनी है। कौन से, इकोनॉमिक रिकवरी कैसे हो सकती है ड्यूरिंग कोविड और कोविड-19 के बाद, क्लाइमेट एक्शन कैसे लिए जा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जा सकता है, डिजिटल इनोवेशन किस तरह से की जा सकती है। और जो मैं बात कर रहा हूं इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम की, ये दोनों कंट्रीज को, इंडिया को भी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी, नए नए बिजनेस लीडर से मिलाएगा, गवर्नमेंट के साथ टाई अप करवाएगा, और उससे क्या होगा कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो है वो नए आइडियाज एक्सचेंज होंगे और नया बिजनेस जो है वो क्या होगा, बाहर आएगा। इससे क्या होगी, जॉब ग्रोथ होगी, नई जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगी, मार्केट सपोर्ट इंक्रीज होगी, नई कंपनीज आगे बढ़ेंगी, और डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे उस पूरी एरिया की हो जाएगी। और खास करके इंडो पैसिफिक में चाइना की डोमिनेंस को भी हम क्या कर सकते हैं, इस एरिया के अंदर कम कर सकते हैं। तो याद रखना है जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, बस इसमें याद रखने वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एनुअल इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होस्ट करें, जो कि अक्टूबर में हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं, अगली एक बुक है, बुक का नाम है द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज। ये किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है, इसका मतलब नाम से पता लग रहा है कि ओलंपिक की स्टोरीज हैं इसके अंदर। वैसे भी ये ऑथर स्पोर्ट्स के बारे में काफी लिख चुके हैं, पहले भी 3 बुक्स लिख चुके हैं ये, और ये बुक लिखी है एक अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं दोस्तों ये ऑथर, अर्जेंटीना के ऑथर है। नाम क्या है उनका, लुशियानो, याद रखना है, लुशियानो वर्निके। तो उन्होंने इस बुक को लिखा है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर बताया गया कि ओलंपिक्स की जर्नी जो है वो किस तरह से स्टार्ट हुई थी और किस तरह से अब बेहतर होती चली जा रही है, और बहुत से जो आप कह सकते हो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज उसके अंदर इंक्लूड होती जा रही हैं। और इस बुक के अंदर स्पेशली बताया गया कि किस तरह से स्पोर्ट्स ने जो है ह्यूमैनिटी के लेवल को ऊपर उठा दिया, इंसानियत को ऊपर उठा दिया, किस तरह से। बहुत से इसमें किस्से बताए गए हैं, जैसे हुसैन बोल्ट का या कुछ और किस्से जो है वो इसके अंदर खास तौर से बताए गए हैं। और स्पोर्ट्स जो है वो आपको बिल्कुल ऊपर उठा देगी, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमारे जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो एक तो फिटनेस तो रहती रहती है और माइंड फ्रेश रहेगा, जिसके कारण जो है वो हमेशा हमारे अंदर जो है वो एक भावना जो है वो एक पीसफुल माइंड जो है वो हमेशा रहेगा। और ये जो बंदा है दोस्तों लिशियानो, अर्जेंटीना से जो बिलोंग करते हैं, ये पहले भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड बुक लिख चुके हैं, और एक बहुत फेमस थी जिसका नाम था ड्यूल नेवर वन, याद रखना है, ड्यूल नेवर वन। ड्यूल नेवर वन का मतलब है, एक तो इसमें लियोनेल मेसी की बात की गई है, एक इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात की गई है, और ऑलमोस्ट दोनों की ये कंपैरेटिव बायोग्राफी, दोनों को कंपेयर किया गया है। और एक है डॉक्टर विद चैंपियन, ये बुक लिखी गई है। एक लिखी थी इन्होंने मोस्ट इनक्रेडिबल फुटबॉल स्टोरी, जैसे यहाँ पे लिखा है ओलंपिक स्टोरीज, वैसे एक फुटबॉल स्टोरी से रिलेटेड भी इन्होंने बुक लिखी है। याद रखोगे जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंपनी ने, इंडिया की कौन सी कंपनी ने एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के साथ, और उस कंपनी का नाम क्या है, फोर्टेस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीज। और वो कंपनी जो है और इंडियन कंपनी दोनों मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में जानकारी लेंगे, और फ्यूल को और आगे बढ़ाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे, ताकि क्लीन एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो सके। और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इंडिया वैसे भी बहुत कुछ कर रहा है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो रिसेंटली लद्दाख के अंदर एक प्लांट लगाया गया है।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो अपना पहला यूनिट जो है वो लगा चुकी है मथुरा रिफाइनरी के अंदर। और ये कंपनी है दोस्तों JSW फ्यूचर एनर्जी, जो इस ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल के साथ काम करेंगी। और ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो आगे हमें जरूरत है, जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको कम करना है। तो ग्रीन स्टील मेकिंग, हाइड्रोजन मोबिलिटी, हाइड्रोजन से हम व्हीकल्स को इधर उधर लेके जा सकते हैं, ग्रीन अमोनिया या जितनी भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसमें हाइड्रोजन का यूज कर सकें, उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन का मतलब है कि सोलर और विंड एनर्जी, सोलर और विंड प्लांट जो भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको जो है वो हम हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जितनी भी एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसको ग्रीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिसिटी सोलर और विंड से जनरेट होगी उसमें को पानी में से निकाल के जो है वो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को हम यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल। तो रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मथुरा रिफाइनरी में उत्तर प्रदेश के अंदर। ये आपने याद रखना है। इससे क्या होगा कि जो क्लीनर एनर्जी है वो और बढ़ सकती है इंडिया के अंदर। और खास करके एक नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन भी जो है वो लॉन्च किया गया था 2020-21 के अंदर, और ये बजट के अंदर बताया गया था। और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कहा था कि इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है कि किस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन कंजम्पशन जो है वो होगी। और स्पेशली इन्होंने एक मतलब मैंडेट भी कर दिया था, इन्होंने पास कर दिया था कि फर्टिलाइजर और जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं उसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी जो आ जानी चाहिए। तो इसमें सिर्फ ये नाम याद रखना है कि इंडियन कंपनी कौन सी है, और ऑस्ट्रेलियन कंपनी का नाम याद रह गया तो ठीक है, अदरवाइज कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। JSW फ्यूचर एनर्जी जो है उसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अनाउंस कर दिया कि कितनी रिजर्वेशन देंगे अदर बैकवर्ड क्लासेस को और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मेडिकल एजुकेशन में, चाहे वो कोई भी मेडिकल एजुकेशन MBBS है या आप कह सकते हो डेंटल है। तो उसमें 27% रिजर्वेशन तो OBCs को मिल जाएगी, 10% जो है वो किसको मिल जाएगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। ये रिसेंटली जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है मेडिकल एजुकेशन के अंदर। और आपने याद रखना है चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है चाहे पोस्ट ग्रेजुएट है, और ये 2021-22 के एकेडमिक ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। और मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के लिए दोनों के लिए है। इसमें 5500 स्टूडेंट्स को जो बेनिफिट मिलेगा इस रिजर्वेशन का। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंदर जो है ये रिजर्वेशन जो है वो ऑलरेडी अनाउंस कर दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। लेकिन 2007 तक जो है कोई रिजर्वेशन नहीं होती थी ऑल इंडिया कोटा सिस्टम के अंदर। याद रखना आपने, 2007 तक कोई रिजर्वेशन नहीं होती थी ऑल इंडिया कोटा सिस्टम के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के अंदर जो है वो 15% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब के लिए ऑल इंडिया कोटा सिस्टम के अंदर कर दी थी। 2007 में हुआ है ये। फिर एक 103rd नंबर की अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 2019 के अंदर, और उसके अंदर ये कहा गया कि 10% रिजर्वेशन जो है वो आपको मिलेगी, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, चाहे सेंट्रल हैं, चाहे वो स्टेट की अगर स्टेट पास कर देती है, चाहे वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे गवर्नमेंट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें 10% कोटा जो है वो EWS कैटेगरी का होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। और इससे आर्टिकल 15 और 16 जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है उसके अंदर चेंज भी हो गए थे। तो ठीक है, इसको याद रखना कि 103rd अमेंडमेंट जो है वो क्या है। और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो हम बात कर रहे हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो पुराने मिनिस्टर थे वो तो रिजाइन कर चुके हैं, हर्षवर्धन जी। तो अब हैं हमारे पास मनसुख एल मंडाविया जी। मनसुख एल मंडाविया हमारे न्यू मिनिस्टर हैं हेल्थ के, और ये राज्यसभा के मेंबर हैं कहां से, गुजरात से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि FDI जो है वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ऑयल रिफाइनरीज में कितनी हो जाएगी। 49% थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 100% कर दिया। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको हम DPIIT कहते हैं, तो इन्होंने एक प्रेस नोट रिलीज किया जिसके अंदर बताया गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर एक नया क्लॉज ऐड कर दिया है जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर के अंदर 100% FDI अलाउ कर देगा ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। तो ये भी एक आप कह सकते हो प्राइवेटाइजेशन का लाभ मिलेगा, क्योंकि अब मैंने आपको पहले बताया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जो है वो उसमें गवर्नमेंट 52.98% स्टेक जो है वो बेचने वाली है। मतलब पूरा का पूरा स्टेक इतना ही है सरकार का, तो वो बेच देगी, तो ये प्राइवेट हो जाएगा। तो अब इतना % स्टेक बेचेगी तो 100% FDI होगी, तो इसमें इन्वेस्टमेंट FDI के थ्रू करवाई जा सकती है।
तो मतलब ये फायदा यहाँ पे मिल सकता है। तो गवर्नमेंट ने 100% एफडी अलाउ कर दिया पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के इन प्रिंसिपल नोट फॉर द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो आपको बताइए टारगेट मैं पहले ही बता चुका हूँ 1.75 लाख करोड़ का जो है वो टारगेट है वो सरकार ने रखा ही हुआ है, वो हमने इस साल के अंदर अचीव करना है। इसका मतलब इसके बाद अगर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का पूरा स्टेक बेच दिया जाएगा तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सिर्फ एकमात्र ऐसी कंपनी रह जाएगी जिसमें जो है डायरेक्ट कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का, सिर्फ एक ही रह जाएगी ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर, याद रखोगे आप। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, पिक्चर से करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक एजुकेशन कम्युनिटी को एड्रेस किया है। फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई गई है नेशनल एजुकेशन या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। तो इसको रिप्लेस किया गया 1986 वाली पॉलिसी के थ्रू, याद रखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहली पॉलिसी है 21st सेंचुरी की, क्योंकि इससे पहले 1986 वाली चल रही थी, जबकि आप कह सकते हो उस टाइम पे राजीव गांधी गवर्नमेंट की तरफ से इसको बनाया गया था। 5 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है, असेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। याद करना है आपने इसको कि किस किस पिलर के ऊपर बेस्ड है ये। और इसमें सरकार ने टारगेट रखा है कि हम जीडीपी का 6% जो है वो पैसा कहां पे इन्वेस्ट किया करेंगे, एजुकेशन के ऊपर। ये टारगेट भी रखा गया है और बहुत से इनिशिएटिव भी जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिए, जैसे कि आप देख रहे हो NDER नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर और NETF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन को, ये दो कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम, ये बड़ा अच्छा सिस्टम इन्होंने कर दिया है। इसके अंदर क्या होगा कि आपके जो क्रेडिट्स होंगे, हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ क्रेडिट्स होंगे, जैसे 3.5, 2.5, 3, तो ऐसे क्रेडिट्स रख दिए हैं। तो आप जो है वो जो सब्जेक्ट क्लियर करते जाओगे उसके क्रेडिट्स जो है वो आप अर्न करते जाओगे। जैसे ही आपको क्रेडिट मिल जाएंगे उसके बाद आप क्रेडिट ट्रांसफर करना चाहते हो, क्रेडिट को रिडीम करना चाहते हो, कोई और सब्जेक्ट लेना चाहते हो, कभी भी कोई सब्जेक्ट छोड़ के कोई और बीच में जो है वो नया कोर्स लेना चाहते हो, तो ये सारी ऑप्शन जो है वो इसके अंदर रख दी, लाइक फॉरेन स्टूडेंट्स की तरह। तो उसमें भी आप कोई भी कोर्स ले सकते हो, कोई भी कोर्स छोड़ सकते हो, फिर आप उसको वापस से अक्वायर कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू द क्रेडिट्स हैं कि एक साल में इतने क्रेडिट्स जो है वो आपने अर्न करने हैं, तो उसके बेस पे आप सब्जेक्ट्स को चुन सकते हो। नेक्स्ट होगा सफल, एक अलग सा एक इनिशिएटिव जो है वो सरकार की तरफ से स्टार्ट किया है। स्पेशली आप कह सकते हो तीसरी क्लास, 5वीं क्लास और 8वीं क्लास के बच्चों के लिए इसको जो है वो खास करके स्टार्ट किया गया है। और इसका मतलब है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, कि ये 3 महीने का आप कह सकते हो एक प्ले बेस्ड स्कूल प्रेपरेशन मॉड्यूल होगा, जिसके थ्रू आप कह सकते हो कि लाइक कक्षा तीसरी, कक्षा 5वीं, कक्षा 8वीं जो सीबीएसई स्कूल के अंदर है उसमें असेसमेंट जो है वो ली जाएगी, उनकी जो लर्निंग स्किल्स हैं उसको बढ़ाया जाएगा। ऐसी एक विद्या प्रवेश है, ये भी 3 महीने का एक प्ले बेस्ड स्कूल प्रेपरेशन मॉड्यूल होगा, जो कि सिर्फ फर्स्ट क्लास मतलब ग्रेड 1 स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें चिल्ड्रन और जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे और पेरेंट्स हैं रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, वो प्ले स्कूल्स में जा सकते हैं। और इसमें इवन साइन लैंग्वेज को ऐड कर दिया दोस्तों, याद रखना है आपने, साइन लैंग्वेज जो है वो सेकेंडरी लेवल से जो है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। यह विद्या प्रवेश मतलब आप जो है वो अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो ग्रेड 1 स्टूडेंट के लिए है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। और आपको बताना चाहिए नए एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, याद होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी। और इनकी राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन तो है नहीं, आज वेरी इंपॉर्टेंट खत्म कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, इन 3 चीजों से आप हमें मोटिवेट भी करोगे, आप हमें सपोर्ट भी प्रोवाइड करोगे। और दोस्तों एक बात याद रखनी है, आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। कितने टाइगर रिजर्व जो हैं वो इंडिया के शामिल कर लिए गए हैं कौन सी लिस्ट के अंदर, ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, जिसमें टाइगर मैनेजमेंट या टाइगर रिजर्व की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से की जा रही है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और इसके अंदर कितने टाइगर रिजर्व को शामिल कर लिया, 14, क्योंकि इंटरनेशनल टाइगर डे रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है 29 जुलाई को, तो उस दिन को जो है वो 14 टाइगर रिजर्व जो है वो शामिल कर लिए गए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, याद रखोगे भूपेंद्र यादव जी, अब प्रकाश जावड़ेकर जी नहीं है। 14 टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एंड शोर्ट टाइगर स्टैंडर्ड्स के अंदर ले लिया गया है। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि मैनेजमेंट कैसे हो रही है जिसके कारण टाइगर कंजर्वेशन अच्छे से हो सके। और इसकी पहली मीटिंग दोस्तों होने जा रही है कहां पे, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर 2021 में, नवंबर 2021 में। ये याद रखना आपने, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फैक्टर। और इसी के साथ एक रिपोर्ट भी रिलीज की गई है, स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स। लेपर्ड्स के बारे में बताया गया है कि कितने लेपर्ड्स जो हैं वो हमारे पास हैं। इससे पहले ये रिपोर्ट 2014 में आई थी, 2014 में। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए 2014 और 2018 से अगर कंपेयर किया जाए तो 63% लेपर्ड जो हैं वो इंडिया के अंदर इंक्रीज हो गए हैं। पहले जो है वो 7910 थे 2014 के अंदर, 2018 के अंदर दोस्तों बढ़ गए हैं, कितने हो गए हैं, 12,852। ये रिपोर्ट भी भूपेंद्र यादव ने रिलीज की है।
और असम के अंदर स्पेशली जो है वो टाइगर्स बढ़ चुके हैं। टोटल टाइगर्स आपको पता है कि मैक्सिमम जो है वो मध्य प्रदेश में मिलेंगे, 526 टाइगर रिजर्व है, लेकिन अकेले असम के अंदर जो है वो 200 हो गए हैं अब। पहले जो है वो असम के अंदर जो है 159 थे, अब 200 हो गए हैं। तो ये हैं दोस्तों वो 14 टाइगर रिजर्व जो आप यहाँ पे लिस्ट देख रहे हो। रिवाइज कर लेते हैं, आपको याद हो जाएगी लोकेशन। मानस, औरांग और काजीरंगा, ये तो आपको पता है कहाँ पे है, असम के अंदर है। सतपुरा टाइगर रिजर्व, कान्हा और पन्ना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। मुदुमलाई और अन्नामलाई कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। पेंच टाइगर रिजर्व दोस्तों, अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि हम मध्य प्रदेश के अंदर जनरली पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं पता कि पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे स्थित है। उसका मैक्सिमम पार्ट जो मध्य प्रदेश में आता है जनरली, लेकिन ये जो पेंच टाइगर रिजर्व जो शामिल किया गया वो एरिया कौन सा शामिल किया गया, महाराष्ट्र का। नेक्स्ट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के अंदर है। दुधवा नेशनल पार्क आपको पता ही है कहाँ पे है, ये है हमारे पास यूपी के अंदर। सुंदरबंस आपको पता है, सुंदरबंस आपको मिल जाएगा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, ये आपको मिलेगा केरला के अंदर दोस्तों, और बांदीपुर आपको मिलेगा कर्नाटका के अंदर। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है जितनी भी मैंने आपको बताई, और इससे आपके नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी रिवाइज हो चुके हैं। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट में पहले ही बता चुका हूँ, भूपेंद्र यादव जी हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है राज्यसभा के मेंबर हैं, कहाँ से, राजस्थान से, राज्यसभा के मेंबर राज्य से, तो याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, जिनके मिनिस्टर रिसेंटली चेंज किए गए। उन्होंने एक कमेटी सेटअप की है ताकि फेरी सर्विस, मतलब जो आप कह सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पानी के रास्ते जाने के लिए जो किश्ती यूज करेंगे उसको कहेंगे फेरी सर्विस, वो स्टार्ट की गई है कराईकल पोर्ट से, मतलब जो कि कहाँ पे है, पुडुचेरी में है। और कौन सी कंट्री के साथ, मतलब कौन सी कंट्री के पोर्ट के साथ, ये दोस्तों श्रीलंका के साथ साइन किया गया है। और रिसेंटली जो है वो आप कह सकते हो कि श्रीलंका की तरफ से कहा गया था कि कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो उसके थ्रू जो है 2011 के अंदर भी इंडिया और श्रीलंका के अंदर ये एमओयू साइन हुआ था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि दोनों के बीच में एक पोर्ट कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। तो इसमें श्रीलंका का एक पोर्ट चुना गया जिसका नाम क्या है हमारे पास, कांके सुथुराई, याद रखना है, कांके संथुराई। ये पोर्ट जोड़ा जाएगा किसके साथ, कड़ाईकल के साथ, जो कि कहां पे है, पुडुचेरी के अंदर है। दोनों में ये फेरी सर्विस स्टार्ट की जाएगी। इससे क्या होगा कि जो कोस्टल शिपिंग है हमारी वो प्रमोट होगी, टूरिज्म भी प्रमोट होगा, और साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सर्बानंद सोनोवाल की, याद रखना है, सर्बानंद सोनोवाल की, जो कि असम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अगला आते हैं वुमेन का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दोस्तों वो कम हो गया है, ये बहुत खुशी की बात है, 4.2% हो गया, पहले 5.1% था, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 0.8% जो है वो 0.9% जो है वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो इसके पीछे काफी रीजन हो सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक सर्वे लॉन्च किया जाता है PLFS सर्वे, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और ये लॉन्च कौन करता है, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मतलब अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसको लॉन्च किया जाता है। और इसमें यह बताया गया कि 4.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रह गया वुमेन का, जबकि पहले 5.1% था। तो वुमेन की लेबर पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हो गई है, मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो वो भी इंक्रीज हो गई, पहले ऑलमोस्ट 24% थी, अब वुमेन की पार्टिसिपेशन 30% हो गई, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से, ये बहुत से कारण हो सकते हैं इसके, जैसे आप कह सकते हो MG नरेगा के अंदर पहले 182 रुपीज पर डे मिलते थे, लेकिन इसको 20 रुपए बढ़ाया था ड्यूरिंग कोविड-19, तो 202 कर दिया गया था इसको। मैटरनिटी जो पेड लीव मिलती थी वो 12 हफ्तों की होती थी, इसको बढ़ा के 26 हफ्ते किया गया था, तो इसके कारण हो सकता है कि बेनिफिट मिल सके। और ये भी कह दिया था कि वुमेन को नाइट शिफ्ट्स के लिए अलाउ किया जा सकता है। क्रैच फैसिलिटी दे दी गई थी कि बच्चे वहां पे खेल सकते हैं और जो औरतें वो वहां पे काम कर सकती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनमें 50 या 50 से ज्यादा इंप्लॉइज काम कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि जो माइंस हैं उसमें भी कह दिया गया था कि नाइट शिफ्ट करवा सकते हो आप औरतों से। तो मतलब इन चीजों के कारण जो है अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई वुमेन की, और आप कह सकते हो कि इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, ना कि इंक्रीज हुआ। एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हो गया, कम हो गया। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं वो कौन है, राव इंद्रजीत सिंह, याद रखोगे। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आप कह सकते हो कह दिया है कि हम जो हैं वो फार्मर्स का नेशनल डेटाबेस जो है वो क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ये आप कह सकते हो ड्यूरिंग पार्लियामेंट सेशन जो भी चल रहा है, मॉनसून सेशन, तो उसके अंदर एग्रीकल्चर और फार्मर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ये कहा है कि हम एक ऐसा डेटाबेस बना रहे हैं जिसके थ्रू जो है वो फार्मर्स को अलग अलग तरह की सर्विसेज दी जा सकें। नेक्स्ट, इंडिया लीस्ट प्रिपेयर फॉर द ऑटोमेशन इन एशिया पैसिफिक ऑटोडेस्क फाउंडेशन रिपोर्ट, अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि इंडिया जो है वो ऑटोमेशन के लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं है, मतलब प्रिपेयर्डनेस के अंदर इंडिया का रैंक 9th है 12 एशिया पैसिफिक कंट्रीज के अंदर,
और आप कह सकते हो ऑटोमेशन का इंपैक्ट जो इंडिया के ऊपर पड़ेगा उसमें 5th नंबर पे 12 के ऊपर। रैंकिंग कोई याद नहीं रखनी, आपको नहीं पूछा जा सकता, सिर्फ इतना याद रखना है कि लीस्ट में आता है इंडिया। जापान, सिंगापुर, आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया, ये वो कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा प्रिपेयर हैं कि जब भी ऑटोमेशन होती है तो हमारे जो मशीनरीज हैं हम उसके लिए पूरा तैयार हैं, मतलब वर्कर्स एकदम से जो है वो स्ट्राइक नहीं करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, तो उसके लिए तैयार हैं। इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये लीस्ट तैयार हैं दोस्तों ऑटोमेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी आप कह सकते हो इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो ऑटोमेट नहीं हो सकती, तो तैयार ही नहीं हम उसके लिए। नेक्स्ट, आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस कौन से कोऑपरेटिव बैंक का? मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो कि कहाँ का है? गोवा का। फुल कैपेसिटी में नहीं काम कर सकते और ना ही इनके पास इतना कैपिटल है, ना ही इतनी अर्निंग है कि लोगों का पैसा वापस कर सकें। नेक्स्ट, कोचिन शिपयार्ड ने 5 जो है वो वेसल्स उसको लॉन्च किया है, और मतलब आप कह सकते हो 3 उसमें फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट वेसल्स हैं, बॉर्डर पे लगाई जाएंगी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दी जाएंगी वो, और 2 मिनी जनरल कार्गो शिप्स हैं जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप को दी जाएंगी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि इंडियन एयरफोर्स को राफेल और मिल गए हैं और उनको ईस्टर्न एयर कमांड में शामिल कर लिया है। हासीमारा एयरपोर्ट पे लैंड किया गया, जो कि एयरफोर्स का एक बेस है वेस्ट बंगाल के अंदर, और इसको कौन सी स्क्वाड्रन के अंदर शामिल कर लिया? 101 स्क्वाड्रन के अंदर, 101 स्क्वाड्रन। इससे पहले जो सितंबर 2020 में आए थे उसको गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के अंदर शामिल किया था, इसको 101, जिसको एक नाम से और भी जाना था, फैल्कन ऑफ चंब एंड अखनूर, फैल्कन ऑफ चंब एंड अखनूर के नाम से भी जाना था इस 101 स्क्वाड्रन को। और अभी हमारे पास टोटल 36 की डील हुई थी राफेल की, 26 आ गए हैं। फ्रांस की कंपनी है दसॉल्ट एविएशन, उनकी तरफ से बनाए जा रहे हैं, और 2023 तक हमारे पास पूरे के पूरे जो है कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो 2021 कब ऑब्जर्व किया गया? 30 जुलाई को, आप यहाँ पे देख सकते हो 30 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया, और इसका थीम क्या है? विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे, मतलब हम उनसे सीख सकते हैं। ये हाईलाइट करता है इस थीम को कि जो लोग सरवाइव कर चुके हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, उनसे चीजें जानना, उनसे सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोक सकते हैं। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 22 एंड आर्टिकल 23, ये बेसिकली इसी के बारे में खास करके बताता है। 23 एंड 24, नॉट 22 एंड 23, 23 एंड 24, ये इसी के बारे में कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी है। और इसमें खास करके अगर आप फोकस करोगे आर्टिकल 23 एंड 24 के ऊपर, इसमें बताया गया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर क्या है? बैन है। तो इन चीजों को आपने याद रखना है, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, और थीम जो है वो आपने जरूर याद रखना है। और दोस्तों याद रखना, एक कैंपेन भी हम चलाते हैं, ब्लू हार्ट कैंपेन, याद रखोगे। ब्लू हार्ट कैंपेन जो है वो इसी के बारे में अवेयर करता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को किस तरह से खत्म कर सकते हैं, और सोसाइटी के अंदर या पॉलिटिकल सपोर्ट के साथ हम इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। ये मतलब ये ब्लू हार्ट कैंपेन है। नेक्स्ट आते हैं, एक रह गया था हमारे पास, फर्स्ट सोलर टू सेट अप सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इन तमिलनाडु। स्किप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन था तो हमने कवर कर लिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है फर्स्ट सोलर, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो तमिलनाडु के अंदर कर रहे हैं। एक 3.3 गीगावाट का एक प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है, कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर, जिसमें 1000 जो हैं वो हाईली स्किल्ड जॉब जो है पैदा होंगी। लेकिन ये 2023 में जो है वो क्या होगी? इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है दोस्तों? 30 जुलाई 2021 का डाउन पेमेंट क्या होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जो आप फर्स्ट पेमेंट करते हो उसको क्या कहा जाता है? डाउन पेमेंट। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो आपने कोई 100 रुपए की चीज खरीदनी है, अब आप कहते हो कि मेरे पास 20 रुपए मैं आपको दे सकता हूं 100 रुपए की चीज खरीदने के लिए, बाकी जो 80 रुपए रह गए हैं मैं लोन लेके आपको जो है वो वापस कर दूंगा, मतलब लोन के थ्रू आपको जो है वो पैसे वापस मिल जाएंगे। अब क्या होगा, जो 20 रुपए आपने दे दी उसी को आप क्या कहोगे? डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट क्या होगी कि जो एक्चुअल वैल्यू है चीज की, उसमें से अगर लोन अमाउंट माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? डाउन पेमेंट आ जाएगी। तो डिफरेंस बिटवीन टोटल परचेज वैल्यू मतलब 100 रुपए की और लोन अमाउंट कितनी? मान लो 80 रुपए की, तो इसका मतलब आपके पास क्या रह गया? डाउन पेमेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट काइंड ऑफ डिपॉजिट्स आर कवर्ड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन? आपको पता है कि कहीं बैंक जो है वो फ्रॉड निकल आए तो आपका जो पैसा बैंक के पास पड़ा हो वो सुरक्षित है 5 लाख रुपए तक का। ये बढ़ा दिया गया था रिसेंटली, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन वो कौन से अकाउंट के लिए है ये आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर की। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। इन्हीं 3 चीजों से आप हमें मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते हो।
और दोस्तों बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके आपको। और ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे। और इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें, कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह से स्माइल करते रहें, लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस ना लें, खुश रहोगे तो हमेशा एग्जाम भी आपके क्लियर होते रहेंगे और साथ में वैसे भी लाइफ भी जो है वो आपकी अच्छी रहेगी। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।